हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। और आज हम सीखने वाले हैं सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का सबसे फंडामेंटल चीज, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर्स, सोर्स और सिंक के बारे में। ये सबसे बेसिक चीज है सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स का। तो सबसे पहले बात करते हैं कि थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर क्या होता है। थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर को हम सिंपली थर्मल रिजर्वॉयर या फिर रिजर्वॉयर भी कहते हैं। तो ये एक सिस्टम होता है जिसमें एनर्जी स्टोर करने का कैपेसिटी बहुत ज्यादा होता है। मतलब ये बहुत ज्यादा अमाउंट में, इनफाइनाइट अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कर सकता है। और अगर इससे थोड़ा आप हीट निकाल लें या फिर थोड़ा सा हीट आप इसमें डाल दें तो इसके टेम्परेचर में कोई बदलाव नहीं होगा। तो उसको कहते हैं थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। तो जो जो कोर चीज है थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का वो ये है कि इसका जो हीट कैपेसिटी होता है या फिर थर्मल एनर्जी कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी कह लो, वो बहुत ज्यादा होता है, रिलेटिवली बहुत ज्यादा होता है। इस कारण से क्या होता है कि उसमें अगर थोड़ा सा उसमें से हीट निकाल लो या फिर थोड़ा सा हीट ऐड कर दो तो उसमें उसके टेम्परेचर में कोई खास बदलाव नहीं होता है। तो यही हमने लिखा है कि अ सिस्टम विथ रिलेटिवली लार्ज थर्मल एनर्जी कैपेसिटी, और आप हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं, टू विच व्हेन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट इज एब्जॉर्ब्ड, जिसमें अगर हम थोड़ा सा हीट को एब्जॉर्ब कर लें जिससे हम, और फ्रॉम विच अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट इज एक्सट्रैक्टेड, तो उसमें अगर हम थोड़ा सा फाइनाइट अमाउंट ऑफ हीट को एब्जॉर्ब करा दें या उससे हम फाइनाइट अमाउंट ऑफ एनर्जी को एक्सट्रैक्ट कर लें, द टेम्परेचर चेंज इज नेग्लिजिबल, उसके टेम्परेचर में कोई खास बदलाव नहीं होगा। एग्जाम्पल के लिए ओशियन, समुद्र। समुद्र में अगर आप 200, 400, 500, 1000, 5000 लीटर गर्म पानी डाल दोगे तो क्या समंदर के पानी का टेम्परेचर बढ़ेगा? नहीं बढ़ेगा। तो वो क्या हो गया? वो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर हो गया। उसी तरह से रिवर्स, नदी में भी कितना भी गर्म पानी डालो उसका टेम्परेचर में कोई खास बदलाव नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए गंगा रिवर। लेक्स, वही बात। इंडस्ट्रियल फर्नेस, जैसे कि स्टीम पावर प्लांट में या किसी भी पावर प्लांट में जो फर्नेस होता है उसमें हम क्या करते हैं? फ्यूल को बर्न कर लेते हैं। एग्जाम्पल के लिए कोल को बर्न कर लिए, और उससे क्या हुआ कि बर्न करने के बाद जो हीट मिला उससे हम पानी को गर्म कर दिए बॉयलर में। तो वो जो फर्नेस हो गया वो एक थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर हुआ, क्योंकि उसने एनर्जी सप्लाई करा। ठीक है, और वो एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे ऑपरेट किया, इसीलिए वो भी एक एग्जांपल है। तो जो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर होता है थर्मोडायनामिक्स में, वो दो तरह का हो सकता है। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर को हम TER शॉर्ट में लिख रहे हैं, थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर। हमने कहा कि ये दो तरह का हो सकता है। पहला हो गया सोर्स और दूसरा हो गया सिंक। अब सोर्स क्या होता है कि जो एनर्जी सप्लाई करता है किसी भी सिस्टम को या किसी भी हीट इंजन को, जो एनर्जी देता है, सप्लाई करता है, वो क्या हो गया? या फिर जो हीट सप्लाई करता है वो हो गया सोर्स। तो सोर्स क्या हो गया? हीट सप्लाई करता है। और सिंक क्या हो गया कि ये हीट जो है वो एब्जॉर्ब करता है, ये हीट एब्जॉर्ब करता है। जैसे कि एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर ने क्या किया? हीट एब्जॉर्ब कर लिया। जब कार इंजन ने अपने एग्जॉस्ट से हीट रिलीज किया, धुआं निकाला, गर्म धुआं, तो वो कहां गया? वो सराउंडिंग में गया, वो एटमॉस्फेयर में गया। तो वो क्या हो गया? सिंक। और कार इंजन के लिए सोर्स क्या हो गया? सोर्स हो गया जो आपने फ्यूल को जलाया, पेट्रोल जलाया उसके अंदर, तो वो हो गया सोर्स। तो फ्यूल का कंबसन हो गया कार इंजन के लिए सोर्स, और सिंक हो गया एटमॉस्फेयर। जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमने बताया था कि जो थर्मल एनर्जी रिजर्वायर होता है उसका हीट कैपेसिटी इनफाइनाइट होता है। उसको मैथमेटिकली हम ऐसे समझते हैं, जो हीट होता है Q, वो होता है M इंटू स्पेसिफिक हीट इंटू डेल्टा टी। M हो गया मास ऑफ द सिस्टम, S हो गया स्पेसिफिक हीट, और डेल्टा टी हो गया टेम्परेचर चेंज। तो अगर, तो ये जो M इंटू एस है इसको ही कहते हैं थर्मल एनर्जी कैपेसिटी और हीट कैपेसिटी। थर्मल एनर्जी कैपेसिटी या फिर इसको हीट कैपेसिटी भी कह सकते हैं। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का जो हीट कैपेसिटी होता है वो बहुत ज्यादा होता है, M इंटू एस टेंड्स टू इनफाइनाइट। तो अगर ये नंबर बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत बड़ा हो जाएगा, तो आप अगर थोड़ा सा हीट ऐड भी कर दोगे या थोड़ा सा हीट निकाल भी लोगे तो डेल्टा टी में बहुत कम बदलाव आएगा, क्योंकि ये नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। अगर आप इसको मैथमेटिकली समझें तो यही है आपका क्या? थर्मल एनर्जी कैपेसिटी। और ये क्या होगा? Q बाई डेल्टा टी। तो ये बहुत बड़ा है, तो ये बहुत बड़ा है,
इसका मतलब ये है कि ये अगर इनफाइनाइट है तो अगर Q आप थोड़ा सा चेंज करोगे, थोड़ा सा हीट लोगे या थोड़ा सा हीट डालोगे, तो डेल्टा टी में बदलाव बहुत कम होगा। इसका मतलब ये डेल्टा टी चेंज, टेम्परेचर चेंज इतना कम होगा कि वो पता ही नहीं चलेगा अगर आप सर्टेन अमाउंट ऑफ हीट ऐड कर दोगे, क्योंकि ये नंबर बहुत ज्यादा है। तो ये बड़ा कब होगा? जब ये छोटा होगा और ये फाइनाइट होगा, है ना, तभी तो ये बड़ा होगा। तो ये है थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का कॉन्सेप्ट। और कार इंजन की अगर बात करें तो कार इंजन के लिए सोर्स क्या हुआ? सोर्स हुआ जो फ्यूल का कंबसन हुआ, और सिंक क्या हुआ? जहां पे जो है हीट जो है एज एग्जॉस्ट रिलीज हुआ। तो अगर एग्जांपल के लिए अगर हम कार इंजन की बात करें, कार इंजन अगर हमारा एक हीट इंजन मान लें हम इसको, या सिस्टम मान लें, तो इसके लिए सोर्स क्या होगा? सोर्स होगा फ्यूल कंबसन। फ्यूल कंबसन, अगर फ्यूल को जलाओगे तो उससे क्या होगा? एनर्जी सप्लाई होगा कार इंजन को, और फिर क्या करेगा? कार इंजन कुछ वर्क प्रोड्यूस करेगा, और वही वर्क कार को चलाने में हेल्प करेगा। और इसके लिए सिंक क्या हो गया? सिंक हो गया एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर में हीट रिलीज होता है। तो यही है कॉन्सेप्ट थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का, सोर्स का और सिंक का। तो थर्मल एनर्जी रिजर्वॉयर का जो की थिंग है, जो सबसे बेसिक फंडामेंटल चीज है जो आपको समझना है, वो ये है कि इसका जो हीट कैपेसिटी होता है वो इनफाइनाइटली लार्ज होता है।